को रे मनवा तो भैया आप सभी को पूरे बिहान परिवार की तरफ से जय जवाहर। अरे इतनी प्यारी प्यारी जनता, इतने प्यारे प्यारे दर्शक के लाने हम बिहान की तरफ से एक बार ताली बजा दें। और भैया ताली होने चाहिए मुख्य किरदार माने बैकबोन। अरे भैया कोई भी कार्यक्रम बड़ों से बड़ो कार्यक्रम बिना टीम के हो पाते हैं। फेस्टिवल की पूरी टीम के लाने के बाद यार अब हमें एक बात बताओ कि हम सब तो इतने आ गए, ये दर्शक भी इतने आ गए। अरे राजकमल सर भी तो बैठे हुए, हम सब तैयार हैं। लेकिन हमें जा तो बताओ कि हम इतने आए काहे के लाने हैं। अरे भैया हम इतने मुक्ति बोध पे व्याख्यान देवे के लाने हैं। मतलब कि नाट्य समारोह में गांधी जी पे व्याख्यान देवे आए हैं। अरे नहीं कक्का, हम आए थे कहानी कहवे के लाने। दास्तान सुनावे के लाने, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग करने आए। अरे नहीं, हम तो इधर कथा सुनाने और नाचने गाने। अरे रुको 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 रुको। अरे भैया जे सबरे मिलके जे कहना चाह रहे कि हम सबरे मिलके तुम औरों को नाटक सिखाने आए। तो भैया जब नाटक दिखावे आए सब तैयार है तो देरी कैसी। अरे दिन न लगाओ शोर करो भैया शुरू। गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे, गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे, गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे, गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे। महिमा तुम्हारी गाए गांधी बाबा, महिमा तुम्हारी गाए गांधी बाबा, सुन लो रे गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे, गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे, गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे। वो लाठी वाले बाबा, वो ऐनक वाले बाबा, वो चलने वाले बाबा, सबके सहारे बाबा। प्रेम की माटी से उपजा था वो, प्यार ही भरा था उसमें, प्यार ही भरा। खून में दौड़ता था सच उसके, इंसान वो खड़ा था, इंसान वो खड़ा। हिमालय से ऊंचा था कद उसका, सागर से गहरा था मन उसका। भगवान की मूरत से ज्यादा बड़ा, कोटि ज्यादा बड़ा। अहिंसा की उसने सिखाई कला, वो सिखाई कला। वो लाठी वाले बाबा, वो ऐनक वाले बाबा, वो चलने वाले बाबा, सबके सहारे बाबा। गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे, गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे, गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे, गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे। भैया मजा आ गो, आनंद आना। अरे यार एक शेर सुनावे को मन कर रहा है। इरशाद है, कहो कहो। भाई साहब दाद दीजिएगा। बिस्मिल्लाहवादी जी का शेर है वाह वाह। कि सुना रहा हूं तुम्हें दास्तां गांधी की, सुना रहा हूं तुम्हें दास्तां गांधी की, सारे जहां में शान निराली है गांधी की। सारे जहान में शान निराली है गांधी की। रहे रहे न रहे इसमें जान गांधी की, न रुक सकी न रुकेगी जबान गांधी की। धन्यवाद भैया धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। अच्छा तो अब शुरू करते हैं कथा। तो भैया बात तब की आए जब हमारो देश है तो अंग्रेजन को गुलाम। अरे जे अंग्रेज हमारी सोने की चिड़िया को उड़ा के ले गए। हाय राम। हमारी दादी सुई बताती कि जे अंग्रेज लोग हमारे देश के लोगों पर हुक्म चलाते और जो हमारे देश के लोग कब्जा नहीं कर पाते। हमने सोई सुनी
कि जे अंग्रेज हमारे लोगों को बिना किसी गलती की हिरासत में ले लेते हाँ। और फिर सुनवाई नहीं करते। अरे हमने तो जे तक सुनी कि जे अंग्रेज लोग हमारे लोगन को गिरमिटिया मजदूर बना के दूसरे देशन में बेच दो याद थे। हाय राम। अब हम का बताएं बिन्ना, हाँ। तुम तो ये सोचो कि ये जमीन हमारी, हाँ। उससे फसल बोए हम, मेहनत करें हम, और हमारी सारी मेहनत की कमाई चली जाती लगान में। अरे भैया ये गुलामी चीजें ये सी होते जानो कौन भी अपने मन को सोच नहीं सकत। अरे गलत को गलत नहीं बोल सकत। अरे भाई सपने नहीं देख सकत, जो बनना चाहे बन नहीं सकत। और जो सच है वो तो हमारे न्यूज चैनल वाले गला फाड़ फाड़ के बता ही रहे हैं। अरे ओ मामा भांजे, तुमने तो कच्ची में उतार दी गाड़ी, तुम तो वापिस आओ अपने गांधी जी पे। अरे जो कक्का बड़े बताए हुए लग रहे भैया। अरे क्या है कि हम न्यूज चैनल ज्यादा देखा थे। तो भैया बात है इतने से बहुत दूर गुजरात के एक छोटे से गांव पोरबंदर की। पोरबंदर जिते रहते एक नन्नो सो प्यारो सो मोड़ा जी को नाम है तो मोहन। और पता है बाकी माँ बाप प्यार से का कह के बुलाती, का कह के बुलाती? मोनिया। अच्छा अच्छा, जैसे हमारा नाम है शुभम और हमारी अम्मा हमें प्यार से बुलाते है लल्ला। हाँ माने की निकनेम। हाँ निक नेम। अब भैया मोहन ऐसो सीधो सच्चो मोड़ा क्या घर से निकले तो सीधे स्कूल और स्कूल से निकले तो सीधे घर। न दाएं देखे न बाएं करे, न बाएं देखे न कोई से बात करे, न चीत करे, न हंसे बोले, कछु नहीं, मनो अंतर्मुखी। अरे माने इंट्रोवर्ट। और जय इंट्रोवर्ट। जय 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 भैया, जय शब्द तो आजकल हर जगह सुनने में आ रहा हो। अरे जय सभी दर्शकों से एक बात पूछना चाह रहे हैं हम। का है भैया काका, हमारी आवाज आ रही? होते जा रही। यार हमको एक बात बताओ, हमारे जो जरा जरा से मोड़ा मोड़ी है प्यारे प्यारे, ये सब रेती कम उम्र में ये इंट्रोवर्ट कैसे हो जाते हैं बेटा? बिल्कुल सही बात। अरे टीचर दो चत हुई है कक्षा में और अरे पढ़ाई को प्रेशर हुई है। नहीं पिताजी आंखन से डरात हुई है ऐसे। अरे कक्षा के मोड़ा मोड़ी चिढ़ात हुई है। और रही सही कसर जे मोबाइल और कंपटीशन पूरी कर दे थे। अरे रील्स भी तो चलाने दिन रात। अरे तो ऐसे में जो छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी का करें, को के पास जाए, किससे बात करें? ए चुटकी हम बता रहे यार। देखो छोटी फैमिली का इंग्लिश में क्या बोलता है? छोटी फैमिली को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर। अरे बाप रे, ये तो कौन बम को नाम लग रहा है। ये दादा, हम तुम्हें बम से बड़ी बात बता रहे हैं। छोटी फैमिली में कौन के पास समय नहीं होता है, सब अपने अपने काम धंधा पर चले जाते हैं और घर पे बच्चा हो जाता अकेले। अरे एक ही वजह से बच्चे हो रहे इंट्रोवर्ट, बात करने में कतरा रहे, डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, सेल्फ ओवर थिंकिंग और बाप रे, हमारा मोहन जो होतो ना वो ये सब चक्करों से, कौन से चक्कर भैया? ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब चक्करों से बच गओ। कैसे? काहे की बाकी जिंदगी में आ गो एक दोस्त, फ्रेंड आ गो। अब भैया बात दोस्त ने मोहन को लोगों से मिलबो जुलबो सिखा दो, बातचीत करबो सिखा दो, हंसबो बोलबो सिखा दो, और तो और दोनों के भी सामने खड़े होके प्यार से अपनी बात के वो सिखा दो। बिल्कुल सही, जीवन में दोस्त बड़े जरूरी होते हैं। भैया बड़े जरूरी होते हैं। एक और बात सुनो, भाई दोस्त ने मोहन को मांस खाना सोई सिखा दो। अब तो मोहन तो वैष्णव धर्म वालों होते ना। हाँ और जो वैष्णव धर्म में मांस खाना का छूना भी पाप है। क्या तुम तो ऐसे कह रही जैसे मोहन को जो बात नहीं पता होती? मोहन को भी पता है, पर वहाँ के दोस्त ने मोहन से कही कि ये सुन भाई मोहन, तेरे को पता है ये अंग्रेज लोग इतने ताकतवर कैसे, ये हम पे राज कैसे कर पा रहे मांस खा के? तो भाई तेरे को अगर इनको यहाँ से दूर भगाना है ना, भारत देश को आजाद कराना है ना, तो मांस खाना पड़ेगा भाई। तो ऐसे करके हमारे मोहन ने 4-5 बार मांस खा लिया। काय के देश को आजाद जो कराना था। और सुनो भैया,
वही दोस्त ने मोहन को झूठ बोल वो सोई सिखा दो। तो उसमें क्या दिक्कत है दद्दा, झूठ तो हम हमें तक बोल पाए। और बिना झूठ बोले हमारे देश में कौनो काम भी तो नहीं हो सकता। अरे हम तो तब इतने से थे ना, छोटे से नन्हे से मुन्ने थे, तब तो झूठ बोलत 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 इतने बड़े हो गए। और कछु लोग तो झूठ बोलत 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 न जाने कितने बड़े हो गए। कहो काका, हर होर्डिंग पोस्टर पे फोटो छप रही ऐसे। और भैया सुनो, कछु लोगों ने तो झूठ दूर दूर तक फैलावे के लाने यूनिवर्सिटी सोई खोल ली। कौन सी यूनिवर्सिटी? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन है, हम तई पढ़ते हैं भैया। तो सुनो भैया, कहा है कि हमारे मोहन के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जी के बाद वाले अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोली। अरे ऐसा क्या होगा, क्या बता रहे हो को? ये वो घटना हती भाई। बताओ सब हम ही बोलते हैं का? तुम भी तो पार्टिसिपेट करो, तने दर्शक भी पार्टिसिपेट करो। बताओ भैया क्या घटो ये लेट्स क्विज। यार हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाले सवाल युवा लोगों से करते ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अनुभवी लोग तो बता दे। कौन सी घटना घटी भैया कि जी के बाद गांधी जी ने कभी भी झूठ नहीं बोलो? युवा दिख नहीं रहे आजकल हैं? अरे तुम युवा नहीं हो भाई। अरे सुनो सुनो, हम बताते। बताओ भाई बताओ। कौनों ने अपनी कसम दे दी हुई है। अरे नहीं भैया, पुलिस के डंडे पड़े हुई हैं। ओ मक्कड़ बक्कड़ चुप। कौनों ने जादू टोना कर दो हुई है। अरे हम तो बता ही देते, लेकिन हमारा व्हाट्सएप बंद है जरा। अरे भैया जैसा तक अच्छी नहीं है, इन सबसे बड़ी घटना घटी। अरे भैया ने बोली कौन सी घटना भैया? नाटक। अरे ये भैया को एक बार नाम जानना चाह रहे। क्या बात है? आप जीत रहे जो क्विज। हाँ? तो भैया मोहन ने बचपन में देखो एक नाटक, और नाटक के बाद से जिंदगी जो है बदल गई। अब नाटक जैसे- से बड़ी घटना और कोनो हो सकत है का? बताओ तो भैया, जैसे जैसे नाटक मंडली बैठी वैसे ही एक दिन पोरबंदर में आ गई मोहन के गांव में एक नाटक मंडली चंद्र करे सूरज करे करे जगत व्यवहार। चंद्र तरे सूरज तरे तरे जगत व्यवहार। प्रभु श्री हरिश्चंद्र का तरे न सत्य विचार। करे न सत्य विचार, करे न सत्य विचार। मैं कितनी अभागी दुखियारी, मेरे पुत्र ने प्राण दिए हैं त्याग। इसकी चिता को भद्र पुरुष तुम ही लगाओ आग। तुम ही लगाओ आग, तुम ही लगाओ आग। जिस तरह बिना अन्न के चलता नहीं ये तन, उसी तरह बिना लकड़ी जलती नहीं अकल। दुर्भाग्य का रोना मत रो देवी, मत करो आह आह। धन दक्षिणा दो अभी, करूं चिता का दाह, करूं चिता का दाह। करूं चिता का दाह, करूं चिता का धन दक्षिणा बूटी कौड़ी मेरे पास नहीं है। धन दक्षिणा की मुझे कोई आस नहीं है। कर्तव्य से विमुख मैं हो नहीं सकता। वचन जो दिया उसे खो नहीं सकता। भले ही कहो दुर्वचन, दो मुझको श्राप। सत्य से दिवाकर
जाएगा पाप, हो जाएगा पाप। कृपा करो, कृपा करो। लक्ष्मणी दिखला जली आई, राम भजो राम भजो राम भजो रे, राम भजो राम भजो राम भजो रे। लक्ष्मणी दिखला जली आई, प्राण जाहि पर भजन न जाहि, प्राण जाहि पर भजन न जाहि। कौन तुम? देवी तारामती? राजा हरिश्चंद्र मेरे पति। राम भजो राम भजो राम भजो रे, राम भजो राम भजो राम भजो रे। ये कैसी परीक्षा है सत्य की मेरे वचन की, तो खाल कर साड़ी मुझे अपने बदन की, और रख लो लाज मेरे वचन की। ये कैसा सुखद आश्चर्य है। पुत्र की सांसें चलने लगी है, विपदा जितनी थी टलने लगी है। सत्य की परीक्षा ले रही थी भगवान, सत्यवादी तुमको कहेगा आज से सारा जहान। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की सत्य कर्म है, सत्य धर्म है, सत्य कर्म है, सत्य धर्म है, सत्य ही भगवान। सत्य पर संकट नित आते, सत्य पर संकट नित आते, सत्य ही बलिदान। सत्य है राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। आए ओ काकी, काहे के लाने रो रही? नाटक देख के हमें तो मचला हमें इनकी एक्टिंग देख के मजा आ गया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्य और त्याग की ऐसी सुंदर कहानी दुनिया में कितना नहीं हुई। वैसे आप लोगों को एक बात बताएं, ये वो ही नाटक आए जिसे देखने के बाद हमारे मोहन के मन में सच्चाई की लहर दौड़ गई। हाँ, और इससे ये बात सिद्ध होता है कि नाटक से बदलाव संभव है। नहीं के लाने तो हम कह रहे हैं खूब करो थिएटर, बजाओ ताली। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ये वही नाटक था जो हमारे मोहन के मन पर हमेशा के लिए असर कर गया, और उसने ठान लिया कि वो अपने मन की सच्ची बात अपने माता पिता से जाकर कह देगा। तो कहानी आगे बढ़ी और घटना घटी मोहन के घर पे, जहां हमारा मोहन डरा सहमा अपने माता पिता के सामने खड़ा हो गया। बाबूजी, बोल। वो मैंने कुछ तय किया है। क्या तय किया है? बोलो। नहीं, कुछ नहीं। डरो मत, बोलो। वो बाबूजी, मारे डॉक्टर बनવું છે। डॉक्टर? ची मोनिया, कैसी भक्की भक्की बातें कर रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है? तने घबराहट से डॉक्टर नु चीर फाड़ करनी पड़ी। मांस कापू पड़े, मांस। थोड़ो वैष्णव धर्मा मांस कापू के चूनो भी काप छे। मोनिया, तुम भी अपने बड़े भाई की तरह वकालत पढ़ोगे और बैरिस्टर बनोगे। पर बाबूजी, मैं बहुत बस। बैरिस्टर? अब पिताजी ने तो गुस्से में कह दिया कि तुम्हें बैरिस्टर ही बनना पड़ेगा। अब हमारा मोहन क्या करता? मन मार कर भी मान गए।
पर मोहन ने तय कर लिया कि अगर वकालत पढ़नी ही है तो इंग्लैंड जाकर पढ़ेगा। इंग्लैंड जाएंगे? देखो देखो रुको भैया रुको, ये सब लोग चौंक रहे हैं, वैसे ही भैया मोहन को पूरा गांव चौंक गो। अरे पंचायत खड़ी हो गई, पंचायत। विदेश, तुम जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो? क्या नाम है इसका? मोहन। विदेश जाओगे ये अंग्रेज लोगों में तमे माटी जसो शराब पीसो मांस खासो आणि महिलाओं नहीं हमने बड़ा मंजूर नहीं अपना बड़ी मंजूर नहीं। देखिए, मैं वहाँ से पढ़ाई ने सिलसिले में जा रहा हूँ अरे हूँ तमने वचन आप पूछूं इसमें से कोई भी गलत काम मैं वहाँ जाके नहीं करूँगा। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम वहाँ ये सब किए बिना ही डिनर ले लोगे? बिल्कुल समझते हो क्या सरपंच जी को? हमारी जाति का कोई पण व्यक्ति समुद्र पार करीने विदेश नहीं गयो। सरपंच जी, मैं सच में वकालत पढ़ना चाहता हूँ, માટે મારા ઇંગ્લેન્ડ જાવું ખૂબ જરૂરી છે અને मैं जाके ही रहूंगा। मोहन, तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, मारो अंतिम निर्णय छे। तो ठीक है, हम तुम्हारे जीरो व्यक्ति को अपना समाज में कोई भी जगह नहीं दे सकते, हम तुम्हें समाज से निकाल देते हैं। आज से तुम हमारे समाज का हिस्सा नहीं हो। अपने ही लोगों ने मोहन को बिरादरी से बाहर निकाल दिया, पर क्या मोहन रुका? नहीं, वो अपने हौसले की गठरी बांधकर इंग्लैंड गया, वकालत की पढ़ाई की और वापस लौटा अपने देश, अपने लोगों के बीच। और फिर एक दिन नियति ने खेला खेल। हुआ यूं कि दक्षिण अफ्रीका में बसे कुछ गुजराती व्यापारी मुश्किल में थे। उन्हें एक ऐसे वकील की जरूरत थी जो न केवल उनका मुकदमा लड़े बल्कि उनकी आवाज भी बन सके। उनका ध्यान गया भारत की ओर और उन्होंने हमारे मोहन को बुलावा भेजा। बस फिर क्या था, हमारा मोहन बिल्कुल तैयार होकर यानी सूट बूट पहनकर जा पहुंचा साउथ अफ्रीका। यह है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, यह साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यह साउथ अफ्रीका। Excuse me. May I sit here? Oh, you want to sit here? Well, I'm afraid there's no such problem. But this seat is vacant. You people don't seem to understand, do you? It is not for you. But I have right to sit here. Black people have no right to sit with us. Out of place, you want to sit outside with the sun. If I'm going, how you can? No. Hey, come on. Hey, Black, Chloe. I need to smoke. Get up. Sit on the footrest. I will not go anywhere.
इंडिया के लोगों को खाना खुली कह के बुलाते, भारतवासी जिल्लत व अपमान के दिन बिताते। दक्षिण अफ्रीका, जहाँ इंसान का सम्मान उसके रंग से तय हो रहा है, और ये भेदभाव कोई नई बात नहीं है। ये भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के साथ कहीं भी कभी भी हो जाता था, और ये सब मोहन ने देखा, सुना, और ये अन्याय उसके मन में गहरे बैठ गया। इन्हीं दिनों एक घटना घटी। सेठ अब्दुल्ला ने मोहन को डरबन से प्रिटोरिया बुलाया अदालती काम के लिए, और बुलाया भी कैसे, रेलगाड़ी के पहले दर्जे का टिकट देकर। और हमारा मोहन आत्मविश्वास के साथ बैठ गया रेलगाड़ी में, इस बात से अनजान कि ये सफर उसे उस राह पर ले जाएगा जो इतिहास की दिशा बदल देगा। Oh yes, come on, Brian. Nice in the solo. Hey, Coolie, what do you think you are doing here? Excuse me, sir. I have a ticket. Ticket? You are not supposed to sit here. Go to the third class compartment. Leave. Sir, I have a first class compartment ticket, and I have every right to sit in this compartment. How dare you enter this compartment, bloody Coolie? You just leave or I'm going to kick you out now. Sir, I'm a barrister. I have studied law from London and a member of High Court Chancery. You cannot talk to me like this. Hey, bastard! There is no free barrister in South Africa. Now leave, or I'll have you thrown out! I'm not leaving this compartment. So you are not going anywhere. Then we are going to kick you out now! Get him up! What? Get him up! एक ऐसा दिन जब एक छोटे से स्टेशन पर घटी घटना ने न सिर्फ मोहनदास गांधी की जिंदगी बदल दी, बल्कि इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये वही पल था जब सत्याग्रह की नींद पड़ी। एक ऐसी लड़ाई जो किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ केवल सत्य और अहिंसा के हथियारों से लड़ी जाएगी। दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर मोहन को हर रोज भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन तब वो न महात्मा थे न राष्ट्रपिता, बल्कि एक साधारण बैरिस्टर थे, बिल्कुल आम इंसान। लेकिन प्लेटफॉर्म पर घटी इसी घटना ने उनके भीतर छिपे हुए साहस और विश्वास को जगा दिया था। शायद उस महात्मा को जगा दिया था जो एक दिन सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर दुनिया को बदलने वाला था। सन 1893 से लेकर 1914 तक मोहन ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नागरिकों के अधिकारों के लिए कई संघर्षपूर्ण आंदोलन किए। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर भारतीयों की उपस्थिति एक लंबी परछाई की तरह थी। कुछ खेतों में मजदूरी करते, तो कुछ खदानों में पसीना बहाते, तो कुछ शहरों में छोटे मोटे काम करते थे। लेकिन ये सभी एक ही बोझ के तले दबे हुए थे, और वो था ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म। उसी बीच एक नई कीमत चुकाने का हुक्म आया, 3 पाउंड का टैक्स। 3 पाउंड? सोचिए, जो मजदूरी मुश्किल से पेट भरने लायक थी, उसमें भी जबरन टैक्स वसूली। ये अन्याय था, और वहां अफ्रीका में भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला इंसान था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने वहां पहली बार मजदूरों, खनिकों और खेतीहर श्रमिकों को न सिर्फ एक साथ जोड़ा,
बल्कि एक आंदोलन शुरू किया और एक फैसला लिया 2221 लोगों के साथ पद यात्रा करने का, नटाल से ट्रांसवाल तक। एक लंबी लेकिन संघर्ष और उम्मीदों से लबरेज यात्रा। लेकिन ये यात्रा पूरी होती उसके पहले ही गिरफ्तारी। गांधी को जेल भेज दिया गया, 9 महीनों की सजा। लेकिन क्या कोई विचार कभी कैद किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। गांधी की शुरू की गई हड़ताल तेजी से फैली और ऐसी फैली जिससे अफ्रीका में ब्रिटिश हुकूमत हिल उठी। हम ये टैक्स नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और आखिरकार ब्रितानी सरकार झुकी, टैक्स हटाया गया, गांधी जेल से रिहा हुए और ये खबर ब्रिटेन के अखबारों में छा गई। गांधी अब देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के गांधी बन गए। लेकिन उन्हें उस वक्त ये नहीं पता था कि उनके यही हथियार सत्य और अहिंसा। हाँ, सत्य और अहिंसा आगे चलकर पूरी दुनिया को प्रेरित करेंगे और भारत को उसकी आजादी की राह दिखाएंगे। और एक दिन देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का हर बच्चा कहेगा, दीदी रुको, हाँ हम गा के ही बताते हैं। रघुपति राघव गाऊंगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भैया अरे गांधी जी पे एक बात हम भी बताना चाहेंगे। अरे बड़ी दूर से आए हैं। दर्शकों जरा ध्यान से सुनियो। अरे बहुत पुराना बात है। हुआ ये कि गुजरात के एक जो स्कूल में हो रहा था सफाई, कागजों के पुराने गट्ठर में कुछ पुराना परीक्षा फल यानी कि रिपोर्ट कार्ड मिला। गजब की बात पता है क्या है? गजब की बात यह है कि उसमें अपने मोहनदास के बचपन का रिपोर्ट कार्ड भी निकल आया। अब रिपोर्ट कार्ड तो आप सब लोग जानते होंगे, जानते हो कि नहीं? हाँ? अरे वही रिपोर्ट कार्ड जिसमें किसी बच्चा का नंबर कम आता है तो किसी का ज्यादा। और एक बात दिल की कहे, मन की सच्ची बात, आजकल तो रिपोर्ट कार्ड के नंबरों के दम पर ही हर बच्चा का फ्यूचर डिसाइड किया जा रहा है। जब से बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये। काकी राम राम। अरे खुश रहो बेटा, तुम तो हमें बस एक ही बात बताओ बस मुझे कि हमारे मोहन को कक्षा में फर्स्ट नंबर आओगी नहीं? देख लो हर माता पिता का अपने बच्चन पे यही प्रेशर होता है कि बेटा या बेटी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आने नहीं तो डंडा खाने। बाकी ध्यान से सुनो, साल 1881 में 34 बच्चन की कक्षा की रिजल्ट की सूची में पता है अपने मोहन का कौन सा नंबर था? पहलो न दूसरो न दसवो। अरे 34 में से 32 को नंबर हटो, नीचे से 2 कम। मतलब मोहन हमारे जैसा तो। अब बताइए मोहन में का कोई भी खूबी नहीं थी। वही काकी वही बात तो बताने आए हैं कि दुनिया के हर बच्चा में कोई ना कोई खूबी यानी कि टैलेंट होता है। अरे अपने मोहन में भी था, उसमें गजब का जिज्ञासा था। जिस काम में मोहन का मन लगता उसको सीखने में जुट जाता, पूरे मन से, पूरी मेहनत से। छोटी सी गोदी पहनूंगा, गाड़ी की चादर ओढ़ूंगा। छोटी सी गोदी पहनूंगा, गाड़ी की चादर ओढ़ूंगा। बड़ी कमर पर लटकाऊंगा, मुझे हुई की मोही ले दे, कतली खूब चलाऊंगा। गांधी जी ने आगे चलकर आश्रम बनाए,
थे। इतना ही नहीं, और सुनो, उनके आश्रम में रोज नए नए शिक्षा के प्रयोग किए जाते थे, जिन्हें आजकल हम वोकेशनल कोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। पटक 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 अंग्रेजी में पटक पटक कर रही, फिर हमें कंफ्यूज कर दो। अब ये वोकेशनल सही कह रहे? अब क्या होता है वोकेशनल, हमें डिटेल में बताओ। अरे काकी, जिसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खाना पकाना, कपड़े सिलना, जूते चप्पल बनाना, आश्रम की साफ सफाई करना और तो और पाखाने साफ करना जैसे सारे काम बापू के साथ बड़े ही प्यार से सीखते थे। और बापू ने तो अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बना लिया था। हाँ तो भैया, सन 1893 से लेकर 1914 तक गांधी जी सत्य और अहिंसा को साथ लेकर भारतीय नागरिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहे। और भैया वहीं उनकी मुलाकात हो गई उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से। गोखले जी मोहन से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहन से मिलते ही एक सवाल पूछ लिया। मोहन जी, तुम्हें देखकर मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि अपने देश से इतनी दूर यहाँ दक्षिण अफ्रीका में तुम भारतवासियों के न्याय के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। ये सब कैसे कर पा रहे हो मोहन? गोखले जी, सत्य के सहारे। सत्य के सहारे। अब ये बात तो आप सभी को पता है कि बचपन में मोहन ने कौन सा नाटक देखा था? अरे अब तो कोई भी बता दे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बस तब से मोहन ने जो सत्य को पकड़ा फिर कभी नहीं छोड़ा। उनको ये विश्वास हो गया था कि सत्य से बड़ी लड़ाई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई भी आसानी से जीती जा सकती है। यही सत्य और सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार बना। और मोहन के इन्हीं विचारों को देख गोखले जी खूब खुश हुए और भरोसे के साथ बोले, मोहन जी, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि अब मैं चैन से मर सकूंगा, लेकिन तुम्हारी जरूरत भारत को भी है। तुम भारत वापस आ जाओ और अपना खुद का अखबार निकालो, अपने देश के लोगों के लिए लिखो मोहन। गोखले जी, मैं तो अभी अपने देश को ठीक तरह से जानता ही नहीं, तो फिर लिखूंगा क्या? फिर तो तुम वादा करो मोहन कि जल्द से जल्द भारत वापस लौटोगे और सबसे पहले पूरे देश का भ्रमण करोगे और जानोगे कि इन अंग्रेजों ने किस कदर हमें गुलाम बना रखा है। वादा करो मोहन, वादा करो। जी गोखले जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द भारत वापस लौटूंगा। तो गुरु से जो वादा किया सो निभाया भी। मोहनदास जल्द से जल्द भारत वापस लौटे और लौटते ही निकल पड़े सारा देश घूमने। देश घूमने निकले रानी, देश घूमने निकले, देश घूमने निकले रानी, देश घूमने निकले। एक सत्य गरम देश की माटी को घूमने निकले। देश घूमने निकले रानी, देश घूमने निकले, देश घूमने निकले रानी, देश घूमने निकले। गुरु गोखले बोले देश से कर लो पहचान, हाथों में बसता है सारा हिंदुस्तान। घूम घूम कर देखो क्या है वतन के हाल, भूखा नंगा पिछड़ा क्यों है भारत देश विशाल। देश घूमने निकले रानी, देश घूमने निकले, देश घूमने निकले रानी, देश घूमने निकले। एक
तो दादा देश घूमत 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 बापू पहुंचे रही काशी। और कक्का पहुंचते कैसे नहीं, उन्हें बुलाया भी तो था महामना मदन मोहन मालवीय जी। और दादा ये वही ऐतिहासिक दिन रही जिस दिन अपने देश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अरे मानी कि BHU की स्थापना हो रही भाई 4 फरवरी 1916। अब आप ही बताओ, अपने बापू भाषण दे और भीड़ नहीं लगे, ऐसा हो सकता है का? और जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हुई, जो दूर दूर तक युवाओं की भीड़ ही भीड़। और अपने बापू ने तो भाषण से सभी युवाओं में जोश भर दिया। गांधी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है कि हमारे देश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है और ये हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का संकेत है। लेकिन मेरे लिए यह उतना ही दुखद और अपमानजनक भी है। क्या ये विडंबना नहीं कि अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इस छत्र छाया के नीचे मुझे उस भाषा में बोलने के लिए कहा जा रहा है जो ना तो मेरी आत्मा की भाषा है और ना ही इस देश की। साथियों, जिस विश्वविद्यालय की नींव भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता के विचार पर रखी गई है, आज उसी की छत्र छाया में मुझे अपनी ही भाषा में बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। क्या यह हमारी पराधीनता का सबसे कड़वा प्रमाण नहीं? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप ही मुझे बताइए, क्या भाषा की यह गुलामी हमें स्वराज की ओर ले जाएगी? Silence! Here he comes! Here we go! Too many beautiful smiling faces in the audience! Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening! Two people know Gandhi is talking about which language? Hashtag you, hashtag I, hashtag all of us. We all know that language. I beg your pardon, sir. Ladies and gentlemen, they are offering you 7G, 9G, 12G, 14G. Oh my God, just play on F major. Language in which we feel so confident. अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि गांधी जी किस भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। गांधी जी ने उस भाषण में भाषा को लेकर ये बात भी कही कि हमारी भाषा हमारे अस्तित्व का प्रतिबिंब है। अगर हमारी भाषा हमारे मन के विचारों को, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ है, तो उसका मतलब है कि हमने अपनी पहचान खो दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मान लीजिए कि पिछले 50 सालों में हमारे युवा अपनी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते, तो आज हमारे पास एक स्वतंत्र भारत होता। हमारे पास शिक्षित लोग होते जो राष्ट्र की सच्ची बात करते, सबसे निचले तबके के बीच काम करते और उनकी उपलब्धियां पूरे राष्ट्र की विरासत बनती। गांधी जी भाषा के महत्व को लेकर हमेशा सजग रहते थे। उन्होंने हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि हिंदुस्तानी उनके लिए केवल एक भाषा नहीं बल्कि विचार थी। गांधी जी हिंदुस्तानी को देश की असली मातृभाषा मानते थे, जिसमें न केवल हिंदी और उर्दू शामिल थी बल्कि भारत के कोने कोने में बोली जाने वाली सभी भाषाएं और बोलियां समाहित थी। गांधी जी का मानना था, जब तक हम सब अपनी अपनी विविधताओं को एक साथ नहीं अपनाएंगे, तब तक सच्ची स्वतंत्रता और एकता की राह पर नहीं चल सकते। गांधी जी समझ गए थे, हमारा देश सिर्फ इन अंग्रेजों का गुलाम नहीं है, वो बहुत सारी गलत रूढ़ियों का भी गुलाम है। सही कहा। जैसे अमीर गरीब का भेदभाव, ऊंच नीच का भेद, जात पात का, काले गोरे का, धर्म कर्म का, और इन सब में सबसे बड़ा औरत और मर्द का भेद। औरत और मर्द के बीच जो भेद था वो भी एक गहरी रूढ़ी थी जो न जाने कब से चली आ रही थी। ये भेद और ये सारी सामाजिक असमानताएं समाज में जड़ें गहरी कर चुकी, लेकिन इन सब के बावजूद
हमारे देश की महिलाओं ने आजादी की लड़ाई में पुरुषों को कभी पीछे नहीं छोड़ा। देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं ने अपने हक के लिए संघर्ष किए और उन सारे नामों में एक नाम जो चमकता है वो नाम हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। हमारे पास फॉरवर्ड आओ, हम बता देते हैं। बताओ बताओ भैया वो नाम है पीटी उषा। बच्चा पीटी उषा नहीं आए, वो नाम आए अमृत कौर। एक ऐसी महिला क्रांतिकारी जिन्होंने अपने समय की सीमाओं को तोड़ा और देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्हीं अमृत कौर के नाम गांधी जी का लिखा एक पत्र मिला है, जिसमें वो लिखते हैं, अगर तुम स्त्रियां अपने सम्मान और अधिकारों को सही तरीके से समझो और उनका पूरा उपयोग करो तो तुम न केवल खुद को बल्कि समग्र मानव को उससे भी बेहतर बना सकती हो जितना वो आज है। गांधी जी समझ चुके थे केवल पुरुषों के माध्यम से अंग्रेजों को नहीं भगाया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपने आंदोलनों में महिलाओं को शामिल किया। हाँ, क्योंकि वो मानते थे महिलाएं समाज की बुनियाद है और उनका सशक्तिकरण ही असली स्वतंत्रता है। बिल्कुल। गांधी जी का ये मानना था कि स्त्री का स्वाभाविक गुण है अहिंसा, और यही अहिंसा उसे पुरुष से कहीं अधिक ज्यादा नैतिक बल देती है। गांधी जी चाहते थे कि स्त्रियां अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसी शक्ति के साथ समाज में अपने स्थान को स्थापित करें। बढ़िया बात, कितनी अच्छी बात, सही बात। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए गांधी जी ने सत्य का हाथ थामा और निकल पड़े देश को आजाद कराने, और उनके पीछे पीछे चल पड़ा सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के रास्ते पे चल पड़ा सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा सारा देश। आए बाबा बलिया आए, हरिजन ठाकुर आए, आए बाबा बलिया आए, हरिजन ठाकुर आए। ऊंची नीची जात के सब देशवासी आए, ऊंची नीची जात के सब देशवासी आए। जंगल से निकल के सारे आदिवासी आए, जंगल से निकल के सारे आदिवासी आए। चौथा झूला छोड़ के आई माने बच्चे सारे आए, छोड़ के खेल खिलौने। बाबा सारा देश निकल कर आया, बाबा सारा देश निकल कर आया। आजादी पाने का रास्ता तूने सबको बतलाया। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के रास्ते पे चल पड़ा सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा सारा देश, सारा देश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे एक बार जरा दर्शकों से बुलवा लेते हैं। वंदे मातरम। गांधी जी देश के कोने कोने में घूम रहे थे, देश के लोगों की समस्याओं को समझने, उनकी पीड़ा को महसूस करने। तभी एक दिन उनकी मुलाकात हुई राजकुमार शुक्ल जी से। शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण की दुख भरी कहानी सुनाई। गांधी जी अपना बिना एक पल गवाए पहुंच गए चंपारण। गांधी जी के साथ कस्तूरबा भी चंपारण पहुंची, उनका साथ देने, उन्हें संबल देने। गांधी जी के हर कदम पर
कस्तूरबा उनका हौसला बढ़ाती, लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर चंपारण की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने वहां की महिलाओं, बच्चों और किसानों की पीड़ा को एक माँ की तरह महसूस किया। अपनी ममता और समर्पण से वो न केवल उन्हें मानसिक सहारा देती, बल्कि उनकी स्थिति सुधारने के लिए अपने आप को समर्पित कर देती। बाकी उपस्थिति ने इस आंदोलन को और भी गहरा और सशक्त बना दिया। जैसे उनके बिना यह आंदोलन अधूरा था। गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजी सरकार किसानों से 42 तरह के टैक्स अवैध रूप से वसूल रही है और उन पर रोजाना न जाने कितने अत्याचार हो रहे हैं। ये देखकर गांधी जी के मन में गहरी वेदना उठी और उन्होंने ये महसूस किया कि ये जमीन का संघर्ष नहीं, यह इंसानियत का संघर्ष है। उन्होंने देखा कि हमारे किसान भाई बहन अपने अस्तित्व के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और वहीं हमारी धरती, हमारी माटी एक गहरी हताशा और कसमसाहट के बीच चीख चीख कर कह रही है, ओ अन्नदाता उठो, जागो। ओ अन्नदाता, ओ अन्नदाता उठो, जागो। ओ अन्नदाता उठो, जागो। अन्याय के आगे झुको मत, न्याय तुम मांगो। ओ अन्नदाता उठो, जागो। जमीन को सींचा है तुमने खून से और मर रहे हो दमन के कानून से। जमीन को सींचा है तुमने खून से और मर रहे हो दमन के कानून से। किसान हो तुम जान हो, तुम ही तो हिंदुस्तान हो। अन्नदाता उठो, जागो। ओ अन्नदाता उठो, जागो। चंपारण में जब गांधी जी ने किसानों का हाल देखा तो उनका मन कांप उठा। वहां इतनी गरीबी थी कि लोगों के पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे। किसी किसी परिवार में 3-3, 4-4 महिलाओं में आपस में उपयोग के लिए केवल एक साड़ी हुआ करती थी। जो देश का अन्नदाता था वही भूखमरी से मर रहा था, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचारों का कोई अंत नहीं दिख रहा था कि तभी सन 1919 में पंजाब के अमृतसर में एक घटना घटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी की सुबह हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए सिख भाइयों बहनों पर जनरल डायर ने निर्दयता से गोलियां चलवाकर सभी को मौत के घाट उतार दिया। इस एक कायरतापूर्ण घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। लहू लुहान हुआ हिंदुस्तान।
लहू लुहान हुआ हिंदुस्तान। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसका असर पूरे देश में आग की तरह फैल गया। माताओं की गोद उजड़ गई, बच्चे अनाथ हो गए और हर आंख में आंसू के साथ आक्रोश था। ये घटना सिर्फ अमृतसर में ही नहीं घटी थी, बल्कि ये गोलियां पूरे हिंदुस्तान के दिल पर चलाई गई थी। सभी लोगों के भीतर एक ज्वाला जल उठी। अब बस और नहीं, हजारों लोग गांधी जी के साथ आंदोलन की राह पर चल पड़े और पूरे देश में एक ही सवाल गूंजने लगा, अब आगे क्या? तब गांधी जी बोले, भाइयों और बहनों, यदि हम अपनी बेड़ियां खुद नहीं तोड़ेंगे तो कोई और आकर हमें आजाद नहीं करेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने छोटे से द्वीप की सरकार हमारी विशाल मातृभूमि पर राज कैसे कर रही है? उन्होंने हमें लाठी के बल पर नहीं, बल्कि हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें गुलाम बनाया है। हमने अपने लोगों के बने सामान को भुला दिया और विदेशी वस्तुओं की तरफ देखना शुरू कर दिया। हमने अपने बुनकरों, कारीगरों, शिल्पकारों के सामान को भुला दिया, उनके काम को भुला दिया, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। यदि हम सच में आजादी चाहते हैं तो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, अपने लोगों के बनाए सामान को अपनाना होगा, उनके श्रम का सम्मान करना होगा, हर घर चरखा चलाना होगा, अपना कपड़ा खुद बनाना होगा। चरखा चले चले चले, चरखा चले चले चले, भारत की आजादी लाएगी खादी, भारत की आजादी लाएगी खादी। चरखा चले चले चले, चरखा चले चले चले। देश के कोने कोने में अंग्रेजों के खिलाफ का सहयोग आंदोलन शुरू हो गए। अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों से चला रहा यह सहयोग आंदोलन हम सभी भारतवासियों के लिए सहयोग का आंदोलन बन गया। हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में आजादी की नई लहर दौड़ पड़ी। कहते हैं उस सस्ते जमाने में इंग्लैंड से भारत आने वाले कपड़े में पूरे 60 करोड़ रुपए की कटौती हुई थी। अरे जिन लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिशें होती थी, आज वही लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। अंग्रेज सरकार स्तब्ध थी। ये वही हिंदुस्तानी थे जिन्हें वे आपस में लड़वाकर राज करते आए थे, वही हिंदुस्तानी जिन्हें उन्होंने जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव में उलझा कर रखा था। आज वो इतनी बड़ी संख्या में उनके खिलाफ विरोध करने सड़कों पर उतर आए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सवर्ण, क्या दलित, क्या आदमी, क्या औरत, सब बस हिंदुस्तानी बनकर खड़े हो गए। अंग्रेजों की रीढ़ तो तब टूटी भैया जब उन्होंने देखा कि विदेशी कपड़ों की, विदेशी सामानों की धू धू करके होली जलाई जा रही है। अरे लोगों ने विदेशी कपड़ा त्याग दिया था और खुद का बुना कपड़ा पहनने लगे थे। कहते हैं उस सस्ते जमाने में इंग्लैंड से जो विदेशी कपड़ा आता था ना भारत में, उसकी बिक्री में पूरे 60 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी, कटौती हुई थी। भैया 60 करोड़! अरे इंग्लैंड में तो कपड़ों के कई कारखाने बंद हो गए थे। अंग्रेज सरकार पहली बार डर गई थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि हिंदुस्तान अब जाग चुका है, और जब कोई देश जाग जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वे खादी और चरखे ने सिद्ध कर दिया, खादी और चरखे ने दिखा दिया कि ये लड़ाई केवल राजनीतिक बदलाव के लिए नहीं है, और अपने गांधी जी ने सिद्ध कर दिया कि कमजोर लोग भी ताकतवर बन सकते हैं। चला दो होली में कपड़े विदेशी, शान से पहनो तुम खादी स्वदेशी। चला दो होली में कपड़े विदेशी, शान से पहनो तुम खादी स्वदेशी। चरखा चले चरखा चले चरखा चले, और गाँव शहर
चले 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 चरखा चले 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 चरखा चले। अब भैया हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि कब गाना खत्म हो और कब हम पूछे हमारे भाभी हैं और हम 5वीं तक पढ़े आए भैया 5वीं तक। हाँ सबको गाय बता रही अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो और क्या है? लेकिन हम गणित में रहे बहुत कमजोर सच्ची 2 और 2 4 होते बस हमें इतना याद है जाए कि नानी हम कंफ्यूज हो रहे और हम समझ नहीं पा रहे कि 60 करोड़ कितने खोते भैया। अरे इतने सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो हम ही आए आज से यूनिवर्सिटी में पढ़ा था भैया। हाँ बताओ। हम बता देते हैं भाभी 60 करोड़ रुपए होते हैं जितने की अपने देश में एक मूर्ति बनत है। अरे नहीं कक्का 60 करोड़ होते होते जितने मूर्ति बनने को टेंडर पास हो। तो मूर्ति बनना भी तो जरूरी है कि नहीं? जय श्री राम। हाँ हमें नहीं समझ आओ कि 60 करोड़ कितने खोते पर हमें एक बात समझ आ गई कि अपने बापू ने चरखा चला चला के अंग्रेजन को छक्का दो। अपने बापू नहीं होते तो अपने देश के लोगों को क्या हो तुम? अरे भाई हो तो जो गुलामी के समय में हतो का? अरे भाभी अब का बताएं कि अपन सब लोग ना बड़े भोले भाले आए। अरे बा समय में उते विदेश से बाहर से आके इते कंपनी धल रही थी कलकत्ता में कौन सी? अरे ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे तुम तब की बात कर रहे हैं। अरे आजकल का जो मॉल कल्चर चल रहा है अब उसी का तो उदाहरण है। मॉल कल्चर अरे जो बाजार फैलो है ना अब तुझे सारों को सारों बाजार हाथ में आ गए है। ऑनलाइन शॉपिंग अरे कुछ भी पसंद आए पर जो मोबाइल पे ऐसे ऐसे करके टिक कर दो। मैडम आपका ऑर्डर। देखो भैया तो ऐसे बाहर से न जाने किताऊ से आके लोग हमें दगा दे के चलो जाते हैं और हमें पतो भी नहीं पड़ा। इसके अंदर का मनोज जाग गया। मनोज बाद में देख लेंगे। बेटा सही कही कक्का। फिरंगियों ने हम सबको दगा ही तो दो। हे भगवान बेटा ये दगा से एक शेर याद आ गया। माहौल बदल जाते थोड़ी कॉमेडी कर। हाँ कि दगा दो तो दे के दो तो दगा के दगा दो तो दे के दो तो दगा। चुपचाप बैठ जा अपनी जगह। बेटा कक्का जी कहना चाह रहे कि दगा दो थो लेकिन नुक्ता लगा के दो। भैया गांधी जी का मानना था कि हमारा देश सिर्फ इन अंग्रेजों गुलाम नहीं है और सिर्फ इन अंग्रेजों को देश से निकालने से हमारा काम नहीं चलने वाला। हम सबको मिलकर वो सारे तरीके बदलने पड़ेंगे जिनकी वजह से एक आदमी की अमीरी दूसरे की गरीबी का कारण बनती है। भैया गांधी जी तो चाहते थे कि हमारे देश का ना हर एक व्यक्ति इतना काबिल बने कि वो अपना रोजगार खुद ही हासिल कर सके। ए भाई गांधी जी ने जो बात तो वही कह दी थी और देख लो यार हम लोग तो आज तक आत्मनिर्भर होने की कोशिश ही कर रहे हैं। अरे वो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। देखो हमारी आवाज आ रही ना पीछे तक। जानी हाँ तो देखो आप सबने जाना तो हमारे बाबू पहना थे छोटी सी धोती और वो सवेरे सवेरे जाते शहर पे एज यू ऑल नो। तो एक दिन ऐसे ही लाइक डेली रूटीन बापू हमारे सवेरे सवेरे शहर पे निकले थे। सवेरे सवेरे का अंधेरा घना घुप कोहरा दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और बापू हमारे चलते जा रहे थे। तो भी बापू को क्या लगा उसके पीछे पीछे को जा रहा है। बाबू चलते जा रहे थे वो और करीब आ रहा था। बाबू चलते जा रहे थे वो करीब आ रहा था। बाबू करीब और करीब बाबू जैसे वीडियो में खेले। अरे एक छोटा सा बालक उनके पीछे पड़ गया था। वो बालक ना जिद में अड़ गया। बापू ऑब्जेक्शन। पहली बात तो जे के छोटो नहीं है यार।
पर काका जे एक्टर तो है। मान गए दूसरा ऑब्जेक्शन। अब क्या? तुमने कही कि बालक पीछे पड़ गया तो ये तो बालिका है वो छोटी वाली। हमारे बापू कहते हैं कि बालक और बालिका में कोई फर्क नहीं होता। और तुम एक और बात सुनो कि हमारी मोड़ियाँ भी मोड़न से कम नहीं होती हैं। कैसे? अरे इस साल क्रिकेट और हॉकी में वर्ल्ड कप लाई है। हमने बापू से कही कि बापू तुमसे धोती तो पहने पर कुर्ता काहे नहीं पहने। तुम हमसे कहो, हम हमारी अम्मा से कहकर तुम्हारे लाने सुंदर सा कुर्ता सिलवा दे हैं। इस बात पे बाबू हमारे जोर से हंस दिए और बोले, बेटा जिस देश में मेरे तुम्हारे 40 करोड़ भाई बंधु रोज दिन रात बिना कपड़े के रहते हैं बेटा, वहाँ मैं कुर्ता कैसे पहन सकता हूँ। भैया ऐसे हंसे हमारे संत महात्मा गांधी। वैष्णव जनता तेरे कहिए, वैष्णव जन को तेरे कहिए, पीर पराई जाने दे। वैष्णव जन को तेरे कहिए, पीर पराई जाने दे। पर दुखे उपकार करे कोई, पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान माने दे। वैष्णव जन को तेरे कहिए दे। कैसा संत हमारा गांधी, कैसा संत हमारा, कैसा संत हमारा गांधी, कैसा संत हमारा। संत हमारा गांधी, संत हमारा, संत हमारा गांधी, संत हमारा। दुनिया को थी दुश्मन उसकी, दुश्मन था जग सारा, दुश्मन था जग सारा। आखिर में जब देखा साधो वो जीता जग हारा। वो जीता जग हारा। कैसा संत हमारा गांधी, कैसा संत हमारा, कैसा संत हमारा गांधी, कैसा संत हमारा। समदृष्टि में तृष्णा त्यागी, परस्त्री से मात ले। जिन्हा धनी असत्य न होई, पर धन नव झाले हाथ ले। वैष्णव जन को तेरे कहिए, वैष्णव जन को तेरे कहिए, पीर पराई जाने दे। वैष्णव जन को तेरे कहिए। नाटक हमाओ क्लाइमेक्स की ओर जा रहा है। आगे कथा सुना रहे। अंग्रेजों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ने लगे थे। अंग्रेजों ने भारतवासियों का जीना मुहाल कर दिया था। नमक जैसी मामूली सी चीज पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था कि गरीब आदमी नमक तक नहीं खा सकता था। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस नमक कानून को तोड़ने की ठान ली और फिर गांधी जी ने एक दिन कुछ ऐसा किया जो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर के आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा बन गया, एक मिसाल बन गया। वो था नमक सत्याग्रह का संकल्प। जी हाँ साथियों, 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी अपनी सत्याग्रही टोली के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की पैदल यात्रा के लिए निकल पड़े। फूल के गुब्बार उठे, जैसे गुलाल उड़े।
देखो गांधी चले, साबरमती से देखो गांधी चले। सत्याग्रही चल पड़े पैदल, चल के चल पैदल पैदल। सत्याग्रही चल पड़े पैदल, गांधी से लेकर अहिंसा का बल। समुद्र किनारे से नमक उठा के गोरों के कानून को दिया कुचल, गोरों के कानून को दिया कुचल। समंदर किनारे से नमक उठाकर गोरों के कानून को दिया कुछ। महात्मा गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़ा था तब उन्होंने कहा था, इस एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला रहा हूं। महात्मा गांधी एक ऐसे महात्मा थे जिनके पास रोज चिट्ठियों का ढेर लग जाता था, झोला बोरा भर भर के। अरे भैया, अपने देश से ही नहीं विदेश से भी आती थी चिट्ठियां। हाँ, और कुछ लोग तो ऐसे होते थे भैया कि जिनके पास गांधी जी का पता भी नहीं होता था। अब देखिए, आप सभी बताइए मुझे कि किसी के पास किसी का पता ना हो है तो भाई चिट्ठी कैसे पहुंचाएंगे? चिट्ठी कैसे पहुंचेगी? अरे एक मिनट, ये बात को उत्तर हम दे देते हैं, काहे कि हम बताइए। जब कोनो के पास कोनो को पता ना हो तो चिट्ठी कैसे पहुंचेगी? हाँ बताओ। कबूतर के जरिए। कबूतर है याद है तुम्हें? भाभी, दीदी, चाची, काकी, हमारा नाम नहीं बिगाड़ो। अरे हम कबूतर नहीं है, हम तो कौवा है। भैया होगा तुम आओ तो चुप रहो। दीदी तुम बताओ। दीदी बताओ। अरे ये तो खास बात थी हमारे बापू की कि अगर किसी के पास उनका पता नहीं होता था फिर भी चिट्ठी उन तक पहुंच जाती थी। हाँ, कोई लिफाफे पे लिखता महात्मा भारत तो कोई लिखता महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, और चिट्ठी पहुंच जाती। हाँ, अरे भाई कुछ लोग तो इतने सच्चे होते थे कि डाक विभाग को ही जिम्मेदारी सौंप देते थे और लिख देते थे कि महात्मा गांधी जी तक ये चिट्ठी पहुंचा दीजिए। लेकिन एक जनाब ने बहुत एक कमाल किया। उन्होंने ना तो नाम लिखा और ना ही पता। सोचिए चिट्ठी कैसे पहुंची होगी? अरे ये बात को उत्तर हम ही दे पाए। क्या बोलो। That time he was very high tech person. He used AI to send चिट्ठी। अच्छा, AI। अब तुम्हें AI के फादर बताते कौन है? OI, ओरिजिनल इंटेलिजेंस। जाप को यूज करो भैया। और जाने भी अपने ओरिजिनल दिमाग और अपने मन को यूज किया, मन की बात सुनी और लिफाफे के ऊपर बापू का चित्र बना दिया। वो चिट्ठी पहुंच गई। हाँ भैया, चमत्कार की बात यही है कि चिट्ठी बापू तक पहुंच गई। ये बात है, बड़ी बात है। काम ना कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट आदमी कर सकते इसको। सही बोल रही दीदी। बापू को चाहने वाले, उनके आदर्श को मानने वाले इतने थे जितने किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी के भी ना हो। उनके विचारों ने ही तो हमें सिखाया कि कोई भी बड़ा परिवर्तन केवल बाहरी संघर्ष से नहीं बल्कि अपने भीतर के बदलाव से आता है। और अब देखो, आज हमारा देश आजाद है। ओ भैया, अब तो हम आजादी को अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे हर घर तिरंगा लहरा रहा हूँ। आज भी हमारे नकदी के नोटों पे बापू की फोटो छपी है। अरे अब तो अलग अलग रंगों में आ रहे हैं नोट। अरे रंग बदल गए मगर तस्वीर वही है। तस्वीर वही है क्योंकि गांधी जी के विचारों का असर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ा। 100 से भी ज्यादा देशों ने बापू के चित्र वाले 300 से भी ज्यादा डाक टिकट जारी किए हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिस देश के खिलाफ बापू ने आजादी की लड़ाई लड़ी, यानी हम बताते हैं, हम बात सकते। वो देश है तो भूटान। यू आर वेरी क्लोज। ब्रिटेन ऑब्वियसली। अच्छा, भूटान बोल रहा हूँ, ब्रिटेन।
उसी ब्रिटेन ने सन 1969 में 2 अक्टूबर के दिन बापू के सम्मान में उनके चित्र वाले डाक टिकट जारी किए थे। अरे बच्चा लोग अपने देश में आओ तो। एक मिनट, चलो चलो चलो। अरे वो देखो दीदी मोबाइल चला रही चलते नाटक में। अपना ही देख रहा है, अपना ही देख रहा है। बच्चा तुम इतने आ गए, जिज्जी दिख गई फोन चलाती, पर जान है देखो कि हमारे देश के हर शहर में बापू के नाम पर कितने विद्यालय है, अस्पताल है, भवन है। अरे बच्चा जे रंग मंदिर सोई गांधी चौक में बसवा। लेकिन दीदी एक बात बताओ, गांधी के मार्ग पर चल को रहो तुम, ये बताओ। अरे फिर तुमने किसी और से पूछी? अरे हम बैठे तो हैं भैया, हम बता देते हैं। काहे कि हम सभी चल रहे गांधी जी के मार्ग पर बिना हेलमेट लगाए। अरे जिज्जी देखो तो जे अपने बेचारे हुनु अच्छी खिडोली करबो और चाहिए तो चल रही आजकल जे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर। फॉरवर्ड एकदम सही बात कह रही हो। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकल क्या बोले थे पता है? कि मजबूरी को नाम महात्मा गांधी। पर भैया हमने और हमारे दोस्तों ने गांधी जी पे बहुत कछु साहित्य पढ़ने की कोशिश करी है। इसे एक बात जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मजबूती को नाम महात्मा गांधी। मजबूती को नाम जेई की वजह से उनकी पूरी एक जनरेशन को जेई नहीं पता कि इतिहास में एक ऐसे आदमी भी हते, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन पर इतनी रिसर्च होता है, इतने लेख लिखे जाते हैं, इतनी संख्या में किताबें छापी जाती है जितनी कौन और पर नहीं। जे वो ही मोहन आए जिसे बचपन में उसकी माँ प्यार से का कहकर पुकारे थी, मोनिया। हमारी तुम्हारी तरह एक छोटा सा बच्चा, थोड़ा सा डरपोक, थोड़ा हिम्मत वाला, लेकिन हमेशा सच्चा। अरे भैया देश आजाद हो। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी की सांस ली और हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, जश्न मना रहे थे, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे। आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए नेहरू जी ने गांधी जी को पत्र लिखा, उन्हें इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन बापू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उनका दिल बंगाल के नोआखली के दंगों में फंसा हुआ था। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे और जहर फैल रहा था। बापू का मानना था जब तक देश में हिंदू मुस्लिम भाइयों में एकता का संदेश नहीं जाएगा, तब तक इस स्वतंत्रता की जश्न सिर्फ एक दिखावा है। तो मैं ये जश्न कैसे मनाऊं? बापू ने अपने मन की सुनी और पहुंच गए नोआखली दंगे रुकवाने। आजादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त देश का ये पिता नोआखली में दंगों की आग बुझा रहा था। उसका दिल उस घोर हिंसा से कांप रहा था जो देश के दो समुदायों के बीच फैल रही थी। उन्होंने वहां के हर एक हिंदू मुसलमान भाई से
शांति बनाए रखने की अपील की और उन सभी में से हर एक से ये शपथ ली कि वो एक दूसरे की हत्याएं नहीं करेंगे और अपने भाईचारे की ओर लौटेंगे। उस दिन हिंसा से सिहरते कलकत्ता के उस टूटे फूटे मकान के आंगन में बापू की वो प्रार्थना सभा एक चमत्कार की तरह दिख रही थी। रोक दो लड़ना नोआखली में गांधी जी के आने के बाद दंगे पूरी तरह से थम गए थे, मानो कोई चमत्कार हुआ। बंगाल के गवर्नर राजगोपालाचारी जी ने गांधी जी को इस सफलता के लिए बधाई दी, लेकिन गांधी जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चुपचाप अपनी आंखों में गहरी चिंता का अक्स छुपा लिया था और कहा था, जब तक मेरे देश के सभी हिंदू और मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कल से हम अंग्रेजी राज से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को हमारे देश के 2 टुकड़े भी तो हो जाएंगे। कल का दिन आनंद का होगा, लेकिन उतना ही दुख का भी तो होगा। आजादी का ऐसा आगमन मुझे आनंदित नहीं कर रहा है। ये आजादी हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। हमें अपना विवेक और भाईचारा नहीं खोना है। यदि इस विवेक और भाईचारे की रक्षा कलकत्ते में हो गई तो समझ लीजिए कि पूरे देश में हो गई। गांधी जी कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए परेशान करना गलत है कि उसका धर्म हमारे धर्म से अलग है। गांधी जी खास तौर पर बच्चों से, युवाओं से और छात्रों से कहना चाहते थे कि बच्चों, अब ये देश तुम्हारा है और तुम्हें इस देश को एक ऐसा भारत बनाने की वो हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जिस पर एक रोज हम सभी गर्व महसूस कर सकें। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को समानता और सम्मान मिले। एक ऐसा भारत जहां हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ प्रेम भाव से मिलजुल कर रहें। पर हाँ, याद रखना, ये सब सिर्फ कहने भर से नहीं होगा, बल्कि इसे जीना होगा अपने हर कर्म में, हर शब्द में, हर सांस में। पर हाँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। जब भी कोई अन्याय के सामने सत्य बोलेगा, जब भी कोई हिंसा के बीच अहिंसा को चुनेगा, जब भी कोई प्रेम और करुणा के दीप जलाएगा, वहां मैं तुम्हें मिलूंगा। गांधी कोई नाम नहीं, कोई तस्वीर नहीं। गांधी
किताबों में बंद कोई इतिहास नहीं, गांधी एक सवाल है जो हर पीढ़ी से पूछा जाता रहेगा। क्या तुमने अपने भीतर के गांधी को जिंदा रखा? गांधी कोई नाम नहीं, गांधी कोई किताब नहीं, गांधी कोई तस्वीर नहीं, गांधी कोई नाम नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई किताबों में बंद इतिहास नहीं। गांधी एक सवाल है जो हर पीढ़ी से पूछा जाता है। क्या तुमने अपने भीतर के गांधी को जिंदा रखा? क्या तुमने अपने भीतर के गांधी को जिंदा रखा? क्या तुमने अपने भीतर के गांधी को जिंदा रखा? हे राम, हे राम, हे राम।